मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और मज़े से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्रियापदों का परिचय कैसे देते हैं, क्योंकि 10वीं कक्षा की हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे हैं पद परिचय। पद परिचय के अंतर्गत संज्ञा पदों का, सर्वनाम पदों का, विशेषण पदों का पद परिचय कैसे दिया जाता है और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता है, इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं क्रियापद अगर हमारे वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो उनका पद परिचय हम कैसे दे सकते हैं। क्रियापदों का पद परिचय देने के लिए सबसे पहले हमें क्रिया की परिभाषा और क्रिया के प्रकार अच्छे से पता होने चाहिए। पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के कितने भेद होते हैं। इन सभी की जानकारी अगर हमें है तो हम बड़ी आसानी से क्रियापदों का पद परिचय दे सकते हैं। आइए एक बार जल्दी से अभ्यास कर लेते हैं क्रिया कितने प्रकार की होती है। हम सभी जानते हैं जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें हम क्रिया शब्द कहते हैं। इन्हीं क्रिया शब्दों को जब किसी वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो ये शब्द ना कहलाकर पद कहलाते हैं। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि करना, होना, सोना, खोना, दौड़ना, चलना, रोना। इन सभी शब्दों में किसी न किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, इसीलिए इस प्रकार के शब्दों को हम क्रिया शब्द कहते हैं। जब भी कोई क्रिया होती है तो उसमें काल का होना निश्चित है। क्रिया किसी न किसी समय में जरूर होती है, या तो वो भूतकाल में होती है या वर्तमान काल में होती है या फिर भविष्य काल में होती है। तो जब भी हम क्रियापदों का परिचय देते हैं तो उसके काल के बारे में बताना आवश्यक हो जाता है। साथ ही क्रिया के बारे में एक और बात ध्यान रखनी है कि क्रिया पूरी हो चुकी है या फिर क्रिया पूरी नहीं हुई है, क्योंकि कभी कभी हमारी क्रिया पूर्ण क्रिया होती है जो हो चुकी होती है, कार्य हो चुका होता है, लेकिन कभी कभी जो हमारी क्रिया होती है वो पूरी नहीं हो चुकी होती है, तो उनका भी हमें क्रियापदों का परिचय देते समय ध्यान रखना है। क्रिया को मुख्य रूप से हम दो तरीके से विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहली मूल क्रियाएं। मूल क्रियाओं को हम आगे भी अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया इन दो भेदों में बांटते हैं, जिनके बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। सकर्मक क्रिया में भी हमारी दो क्रियाएं बन जाती हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में एक कर्म होता है उन्हें एक कर्मक क्रियाएं कहते हैं, और जिन क्रियाओं में दो कर्म की प्रधानता होती है वहाँ पर द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरे तरीके से अगर हम इनको विभाजित करना चाहें तो व्युत्पन्न क्रियाएं होती हैं। इनको भी आगे अनेक भेदों में बांटा जाता है, जैसे कि संयुक्त क्रिया, जहाँ एक से ज़्यादा क्रिया का प्रयोग किया जाता है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। सामासिक क्रिया, नामिक क्रिया, मिश्र क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाया जाता है, दूसरे व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है। इसको भी आगे हम दो और भागों में विभाजित कर देते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। चलाना, उठाना, खिलाना, दिखाना, ये सभी प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। जब किसी दूसरे से प्रेरित करके क्रिया करवाई जाती है, जैसे कि चलवाना, उठवाना, खिलवाना, इन सभी में द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। इसी प्रकार से दूसरा वर्ग जो है व्युत्पन्न अकर्मक क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं में क्रिया को करने वाला कर्ता अलौकिक होता है। उदाहरण के लिए हवा चल रही है, अपने आप चल रही है, धूप निकल रही है, बारिश हो रही है। यहाँ पर कोई लौकिक कर्ता नहीं है, कोई व्यक्ति कर्ता नहीं है। यहाँ पर एक ऐसे कर्ता की बात की जा रही है जो प्राकृतिक है। कुर्सी टूट गई, पेड़ कट गया, जो अपने आप हो रही हैं, खाना बन गया। इस तरह की क्रियाओं को हम व्युत्पन्न अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। इनसे संबंधित वीडियो भी आप देख सकते हैं जिसमें विस्तार से इनके बारे में चर्चा की गई है, क्योंकि जब तक इनकी जानकारी हमें नहीं होगी तब तक क्रियापदों का पद परिचय हम पूरी तरह से नहीं दे पाएंगे। साथ ही जब हम क्रियापदों का पद परिचय देते हैं तो हमें वाच्य का ज्ञान होना आवश्यक है कि हमारी क्रिया किसके अनुसार परिवर्तित हो रही है। कर्ता के अनुसार परिवर्तन हो रहा है तो कर्तृवाच्य होगा, कर्म के अनुसार परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ पर कर्मवाच्य होगा, और भाव के अनुसार परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ पर भाववाच्य होगा। जब भी हम क्रियापदों का पद परिचय देंगे तो उसका वाच्य परिवर्तन किस हिसाब से हो रहा है उसके अनुसार कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य जरूर बताएंगे।
क्रियापदों का पद परिचय देते समय सबसे पहले हम क्रिया का प्रकार बताएंगे, किस प्रकार की हमारी क्रिया है, जैसे कि सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और नाम धातु क्रिया। फिर उसका वाच्य बताएंगे कि कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। काल के बारे में जरूर सूचना देंगे, भूतकाल में क्रिया हुई है, वर्तमान काल में या फिर भविष्य काल में। लिंग बताएंगे, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। किसी भी क्रिया का लिंग निर्धारण उसके कर्ता पर निर्भर करता है। कर्ता अगर हमारा पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, कर्ता अगर हमारा स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। साथ ही हम अच्छे से जानते हैं हिंदी व्याकरण में 2 ही प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। संस्कृत व्याकरण में 3 प्रकार के लिंग की बात की जाती है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। लिंग के बाद उसका वचन बताएंगे, एक वचन में क्रिया है या बहुवचन में। वचन का निर्धारण भी कर्ता पर निर्भर करता है। कर्ता एक वचन में है, क्रिया भी एक वचन में आएगी। कर्ता अगर बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में आएगी। संबंध में हम बताएंगे वाक्य के अन्य पदों के साथ क्या संबंध है। इस तरह से पूरे क्रियापद का हम पद परिचय देंगे। आप देख रहे हैं ये पद परिचय थोड़ा सा अलग है। जैसा हमने संज्ञा पदों का, सर्वनाम पदों का और विशेषण पदों का पद परिचय दिया था उससे थोड़ा अलग है, क्योंकि क्रिया में हमें काल भी बताना होता है, क्रिया में हमें वाच्य भी बताना होता है, जो कि पिछले पदों में हमने नहीं बताया था, क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में काल और वाच्य बताने की आवश्यकता नहीं होती थी। आइए इन सभी बातों को उदाहरण की सहायता से स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। एक उदाहरण है हमारे पास, बालक सो रहे थे। सो रहे थे, ये जो क्रियाएं हैं इनका पद परिचय हम इस प्रकार से दे सकते हैं। क्रिया है, साथ में संयुक्त क्रिया है, एक से ज़्यादा क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। सो रहे थे, सोना, रहना और होना, तीनों क्रियाएं एक साथ हो रही है। कर्तृवाच्य है, कर्ता के अनुसार क्रियाओं में परिवर्तन हो रहा है। साथ में भूतकाल में क्रिया हुई है, सो रहे थे, क्रिया पूरी हो चुकी है। साथ में पुल्लिंग है क्योंकि बालक हमारा पुल्लिंग है, और बहुवचन है क्योंकि सो रहे थे, बहुत सारे बालकों की बातें की गई है। इस प्रकार से हम इन क्रियापदों का पद परिचय देंगे। क्रिया हमारी एक से ज़्यादा जहाँ पर होती है वहाँ पर संयुक्त क्रिया का प्रयोग होता है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। मैंने सोचा था कि मैं उसके लिए कुछ करूं, लेकिन कुछ कारणों से मुझसे कुछ भी नहीं किया गया। सोचा था, अगर इस पद का हम पद परिचय देना चाहते हैं तो ये हमारा सकर्मक क्रिया है, कर्तृवाच्य है, पुल्लिंग है, एक वचन है, पूर्ण भूत यानी कि क्रिया पूरी भूतकाल में हो चुकी है। कर्मणि प्रयोग, कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हुआ है। निश्चार्थक यानी कि इसमें निश्चित बात कही गई है। मैंने करता और कि मैं उसके लिए कुछ करूं, कर्म है इसका। तो इस तरह से पूरा इन्होंने परिचय दिया है कि किस किस प्रकार से कर्म के साथ क्रिया का क्या संबंध है और कौन यहाँ पर करता है। आइए कुछ और उदाहरणों का अभ्यास करते हैं। पहला उदाहरण है, सब लोग घर गए हैं। गए पद का हमें परिचय देना है। गए हमारा अकर्मक क्रिया है, साथ में भूतकाल है, गए यानी पीछे की बात की गई है। पूर्णकालिक पक्ष है, क्रिया पूरी हो चुकी है, जा चुके हैं। कर्तृवाच्य, कर्ता के अनुसार परिवर्तन हुआ है। कर्तृप्रयोग, और क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होने की वजह से कर्तृप्रयोग हुआ है। इस तरह से पूरे पद का हम परिचय दे सकते हैं। दूसरा उदाहरण है, लड़कियां काम कर रही हैं। कर रही हैं, इन पदों का हमें परिचय देना है। तो सकर्मक क्रिया है, वर्तमान काल है, साथ ही एक से ज़्यादा क्रियाओं का प्रयोग करने की वजह से यहाँ पर संयुक्त क्रिया है। कर्तृवाच्य है, कर्ता के अनुसार परिवर्तन हुआ है, और कर्ता के अनुसार परिवर्तन होने की वजह से प्रयोग भी क्रिया का कर्तृप्रयोग है। अगला उदाहरण है, सब लोग वापस आ गए थे। आ गए थे, इन पदों का पद परिचय हमें देना है। यहाँ पर भी एक से ज़्यादा क्रिया का प्रयोग किया गया है, इसलिए संयुक्त क्रिया है। भूतकाल है, पूर्ण पक्ष है, क्रिया पूरी हो चुकी है, कर्तृवाच्य है और कर्तृप्रयोग किया गया है। अगला उदाहरण है, हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है। कर लिया है, संयुक्त क्रिया है, साथ में वर्तमान काल है,
पूर्ण पक्ष है। जब क्रिया पूरी हो चुकी होती है तो वहाँ पर पूर्ण पक्ष होता है, क्रिया की पूर्णता जहाँ पर दिखाई जाती है। कर्तृवाच्य है और कर्तरी प्रयोग किया गया है। वाच्य परिवर्तन से संबंधित आप वीडियो देख सकते हैं, उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि हमारी क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार है, कर्तृवाच्य है, कर्म के अनुसार है, कर्मवाच्य है, और भाव के अनुसार है तो भाववाच्य है। अगला उदाहरण है, बच्चे ने कुत्ते को डंडे से मारा। मारा जो पद है सकर्मक क्रिया है, सामान्य भूतकाल है, कर्तृवाच्य है और साथ में भावे प्रयोग है। भाव के अनुसार यहाँ पर प्रयोग किया गया है। मेरी बात क्यों झुठला रहे हो, झुठला रहे हो, इन पदों का परिचय हम देंगे। नामिक क्रिया। नामिक क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं, जैसे कि जुठलाना, तड़पाना, गपियाना, गरमाना। इस तरह की क्रियाओं को हम नामिक क्रियाएं कहते हैं। यहाँ पर भी झूठ जो शब्द है वो संज्ञा है, संज्ञा के साथ प्रत्यय लगाया है झुठला, और इस तरह से हमने प्रत्यय लगाने के बाद ये क्रिया बनाई है, इसलिए ये नामिक क्रिया है। झुठला रहे हो नामिक क्रिया है, वर्तमान काल है, साथ में संयुक्त क्रिया है, कर्तृवाच्य है और कर्ता के अनुसार प्रयोग होने की वजह से कर्तरी प्रयोग है। माता जी के द्वारा खाना बनाया गया। बनाया गया, इस पद का परिचय हम देंगे। संयुक्त क्रिया है, साथ में भूतकाल है, कर्मवाच्य है और कर्मणि प्रयोग है। वह चल फिर सकती है। चल फिर सकती है सामासिक क्रिया है। सामासिक क्रिया दो मूल क्रियाओं के द्वंद्व समास से बनती है, जैसे कि यहाँ पर दो क्रियाएं हैं, चलना और फिरना। इनको हमने जोड़ दिया है योजक चिन्ह की सहायता से, चल फिर, तो द्वंद्व समास है, दो क्रियाओं के अंदर है, इसीलिए ये सामासिक क्रिया कहलाती है। लिखना पढ़ना, पढ़ लिख, उठना बैठना, उठ बैठ, चल फिर, इस तरह की क्रियाओं को हम सामासिक क्रियाएं कहते हैं। चल फिर सकती है सामासिक क्रिया है। सामर्थ्य सूचक वृत्ति, क्रिया की जो वृत्ति है वो हम क्रिया किस हिसाब से हो रही है, किस प्रकार से हो रही है, उसके अनुसार निश्चित करते हैं। तो यहाँ पर सामर्थ्य दिखाया जा रहा है कि वह चल फिर सकती है। किसी कार्य को कर सकना, किसी कार्य को पाना, इस तरह की जो वृत्ति होती है वहाँ पर सामर्थ्य सूचक वृत्ति होती है। तो यहाँ पर सकना सामर्थ्य को दिखाया गया है, इसलिए सामर्थ्य सूचक वृत्ति है। अगर आप इसको याद नहीं रख सकते हैं तो आप इसको हटा भी सकते हैं। साथ में कर्तृवाच्य है, वह के अनुसार हमारा परिवर्तन है और कर्तरी प्रयोग किया गया है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। भूख लगी है मिश्र क्रिया है। मिश्र क्रिया में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण में क्रियापद जोड़कर क्रियाएं बनाई जाती है, जैसे प्यास लगना। प्यास हमारा क्या है, संज्ञा है। भूख लगना, भूख हमारा संज्ञा है। नींद लगना, अच्छा लगना, बुरा लगना, अंदर करना, इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं जो संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण या क्रिया विशेषण में क्रियापद को जोड़कर बनाई जाती है, वो हमारी मिश्र क्रियाएं कहलाती हैं। वर्तमान काल है, पूर्ण पक्ष है। क्रिया जब पूरी हो चुकी होती है तो उसको पूर्ण पक्ष में कहते हैं। कर्तृवाच्य है, कर्मणि प्रयोग है, कर्म के अनुसार प्रयोग हुआ है। तुम यहाँ से जाओ अकर्मक क्रिया है। आज्ञा अर्थक वृत्ति है, यानी यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है, जाओ, खाओ, इस तरह के जो शब्द होते हैं वहाँ पर आज्ञा की सूचना मिलती है। कर्तृवाच्य है और कर्तरी प्रयोग किया गया है। क्रिया की वृत्ति बताने के लिए क्रिया किस तरीके से हो रही है, क्रिया की पहचान किस प्रकार से की जाती है, उसके बारे में हम बताते हैं। यहाँ पर आपको सारी परिभाषाएं दी जा रही हैं और साथ में क्रिया की वृत्ति के बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है। इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और स्वयं से पढ़ सकते हैं। क्रिया से संबंधित पूरी जानकारी तब तक नहीं होगी तब तक हम क्रिया पदों का पद परिचय नहीं दे पाएंगे। क्रिया के जो भेद हैं उनके बारे में भी हमें पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए। हमें पहचान करनी आनी चाहिए कि क्रिया किस प्रकार की है। इनसे संबंधित पिछली कक्षाओं की पुस्तकें आप पढ़ सकते हैं, उनमें पूरी जानकारी दी गई है क्रिया के प्रकार के बारे में और क्रिया की पहचान किस प्रकार से की जाती है। साथ में क्रिया के प्रकार से संबंधित आप वीडियो भी देख सकते हैं। जब तक हमें क्रिया के भेद अच्छे से समझ में नहीं आएंगे तब तक हम क्रिया पदों का पद परिचय नहीं दे पाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में बस इतना ही है। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम क्रिया विशेषण पदों का पद परिचय कैसे दिया जाता है
इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ में बहुत सारे उदाहरणों का अभ्यास करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मज़े से पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।